कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC पर स्वागत करता हूं। यह समय इतिहास के बारे में जानकारी का है। जैसा कि मैंने कल आपको मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, मौर्य साम्राज्य के राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान की थी और आज हम उसके आगे चलते हैं और हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आप प्रश्न के रूप में इन चीज़ों को लेंगे और इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे। 19वीं सदी और 20वीं सदी में जब इतिहासकारों ने इस उत्खनन को प्रारंभ किया तो ये पाया कि जो मौर्य साम्राज्य था वो अपने उच्च स्तर पर था। वहाँ की जो शासन प्रणाली थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो बहुत ही उच्च कोटि की थी। इसलिए इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न हैं। इनमें उन्हें ये लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। ऐसा उन्हें लगा कि अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और सबसे परिश्रमी शासक, मेहनती शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। अशोक एक विनम्र शासक था और उपाधियों से उसने परहेज किया, ये भी इतिहासकारों को लगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। अर्थात आज के जो प्रशासनिक शासन व्यवस्था में लोग हैं या जो लोग उस समय काम करते थे, उन्होंने भी अशोक को अपना एक प्रेरणा स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। ये साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिससे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि हम मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीपों के सभी क्षेत्रों को देखें तो ये पता चलता है कि ये बहुत दूर तक फैला हुआ नहीं था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। अर्थात मौर्य साम्राज्य का अंत होना प्रारंभ हो गया। लेकिन मौर्य साम्राज्य ने कुछ राजधर्म को अपनाया था। अब हम चर्चा करेंगे राजधर्म के नवीन सिद्धांत, यानी राजा के नवीन सिद्धांत। दक्षिण के राजा और सरदार, इसमें पहला है उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के केरल के कुछ हिस्से में चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही प्रसिद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। यहाँ प्रश्न है सरदार और सरदारी। तो सरदार और सरदारी क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान एवं संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता करना की भूमिका निभाना होता था और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता था। सरदारी में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना
या अधिकारी नहीं होते थे, यानी सरदारी सरदार के अधीन कार्य करता था। ये हुआ सरदार और सरदारी का अंतर। जैसे मैंने आपको कहा कि चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदारियों का उदय हुआ, ये राज्य बहुत ही समृद्धशाली थे। तो ये सरदार कौन थे और सरदारी कौन थे, इसके अंतर को मैंने आपको समझाया। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और विवरण किस प्रकार से प्रस्तुत किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इसमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल थे। सातवाहन का बहुत बड़ा नाम है भारतीय इतिहास में, और शकों का भी बहुत बड़ा नाम हुआ है। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में इसके आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। ये हम आगे पढ़ेंगे कि सातवाहन के बारे में। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि दैविक राजा, ये दैविक राजा कौन थे। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। अर्थात राजा अपने आप को देवी देवताओं के समतुल्य मानते थे। अर्थात जो राजा बना है उसका ये कहना होता था कि हम राजा हैं इसलिए क्योंकि हमें देवी देवताओं का अवतार माना जाए। अर्थात जो बात हम कहेंगे वो ईश्वर सदृश बात होगी। ये उन्होंने अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए किया। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। बार बार जब कभी आपको मौका मिले इस लॉकडाउन के बाद कहीं भ्रमण करने का, तो ऐसे स्थानों का भ्रमण कीजिए जहाँ पर ऐतिहासिक स्रोतों की चीज़ें रखी हुई हैं, अर्थात ऐतिहासिक मूल्यों की म्यूज़ियम बना हुआ है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे म्यूज़ियम आपको इलाहाबाद में भी, प्रयागराज जिसको बोलते हैं, आपको बनारस के नज़दीक सारनाथ में भी और लखनऊ के जू म्यूज़ियम में भी मिल सकते हैं। इन सिक्कों को देखिए, इन मूर्तियों को देखिए तो आपको लगेगा कि साक्षात ये उस वंश का स्रोत हैं। एक सैद्धांतिक है, दूसरा प्रयोगिक है। एक सिद्धांत रूप में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं और प्रयोग रूप में जो अपने आँखों से आप देखिए। इसलिए इतिहास आपको प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक दोनों तरीके से सिखाता है। आप इसको प्रयोग करके भी देख सकते हैं, आप इसको समझ कर भी देख सकते हैं, इसको हाथ से छूकर भी अनुभव कर सकते हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपको बहुमूल्य के साथ साथ उत्प्रेरक जानकारी भी देता है, साथ ही साथ किसी भी कंपटीशन में, प्रयोगात्मक परीक्षा में आपकी जानकारी को भी बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास माठ के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां लगाई गई थीं। ये उत्तर प्रदेश में भी है, आप मथुरा कभी विजिट करें तो आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि कुषाण शासकों का शासन कितना लंबा था, उत्तर प्रदेश से लेकर के अफगानिस्तान तक, एक दूसरे राष्ट्र तक। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः वे इन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। कहते हैं भारतवर्ष एक अखंड राज्य था। अफगानिस्तान भी कुषाण के समय भारतवर्ष का एक अंग हुआ करता था। पाकिस्तान के बारे में आप जानते हैं, बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं, बर्मा के बारे में आप जानते हैं
कि अखंड भारत के ये अंग थे। बाद में खंड खंड होकर के ये अलग अलग राष्ट्र बन गए। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रस्तुतियाँ भी उपयोगी रही हैं। ये दरबारी कवि होते थे, दरबारी लेखक होते थे, तो जिस दरबार में रहते थे उन राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्तियाँ लिखते थे, उनकी प्रशंसा के गुण गाते थे। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकब थे, संस्कृत में की थी। यही लिए मैंने पहले ही चर्चा की कि कभी आप प्रयागराज जाएं तो प्रयाग प्रशस्ति को अवश्य पढ़ें, देखें। तो इस प्रकार आज मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में चर्चा की है। इनके बारे में मैंने आपको तमाम बातें बताई हैं। समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति लिखा हुआ इलाहाबाद में, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। साथ ही साथ ये सारे विवरण मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। ये प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है जो हरिसेन ने लिखा था, जो समुद्रगुप्त का एक राजकवि था। क्या लिखा था उसमें? धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि हैं और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरहणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्त हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। देखिए कितनी प्रशंसा में बातें की गई समुद्रगुप्त के बारे में। और आपको एक और बता दें कि भारतीय इतिहासकार उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त एक महान विजेता ही नहीं, अपितु एक बहुत बड़ा प्रशासनिक शासक था। तो इसके बारे में हमने चर्चा की है। आप चर्चा करेंगे राजाओं के दिव्य स्थिति का दावा क्यों किया जाता है, ये आप कर लेंगे। और कल हम आपको इसके आगे की चर्चा प्रस्तुत करेंगे कि बदलता हुआ देहात। तो आज हमने आपको इतिहास के बारे में इतनी जानकारी दी है, राजा किसान और नगर के बारे में। आपसे आशा करता हूँ कि आप इसे पढ़ेंगे, चूँकि राजा का जो प्रकरण था वो यहीं पर समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक इतिहास के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इससे जुड़ जाइए, ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि यहाँ जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है वो इसके बाद कक्षा में नहीं होगी। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके इसका लाभ उठाइए, नोट्स तैयार कर लीजिए, और जब कक्षाएँ चलें और क्लासेज आएँ तो अपनी कापियों को मुझसे चेक करा लीजिए। साथ ही साथ जैसे अंत में मैं आपको हमेशा ये सलाह देता हूँ कि कोरोना वायरस से आप कैसे बचाव करें। सीधा सा रास्ता है कि जिस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, बाहर कम से कम निकलें, जितना लोगों से कम मिलेंगे, दूरी बना के रखेंगे, उतना आपको लाभ होगा। अपने परिवार को उतना आप सुखी रख पाएंगे, बीमारियों से दूर रख पाएंगे। साथ ही साथ अपने अभिभावकों से भी ये निवेदन कीजिए, अपने माता पिता से ये भी निवेदन कीजिए कि वो बाहर कम से कम निकले। अनावश्यक रूप से इस समय टहलना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आज जैसा कि अभी समाचारों में आया है कि 17 मई तक फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और हम ऑरेंज जोन में आते हैं। तो
ऑरेंज जोन में आने के नाते कुछ छूटें हमें मिली हुई हैं, लेकिन फिर भी इसका हम कम से कम यदि लाभ उठाएं तो अच्छा रहेगा। हम अपने हाथों को हमेशा साबुन से धोते रहें, अपने घरों के पर्दों को साफ रखें, अपने घरों में हमेशा पोछा लगाते रहें, सैनिटाइज करते रहें, और आने वाले आगंतुकों का स्वागत हम दूर से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने आप को आप सुरक्षित कीजिए, कोरोना वायरस से बचाइए। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।